हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का 7th चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। और इस वीडियो में जितने भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसका चांसेज है बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने का, तो उसको हम उन्हीं टॉपिक को केवल कराने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेन मोटिव क्या है कि 2025 में हमें एक अच्छा नंबर, एक अच्छा मार्क्स हम स्कोर कर पाए। तो कैसे करेंगे जी? एक अच्छा नंबर, एक अच्छा मार्क्स हम तभी स्कोर कर पाएंगे जब हम अच्छे से स्टडी किए हुए होंगे। तो चलिए जी, अब एक एक करके हम समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, देखिए ये कल आपका चक्रव्यूह, जो महाचक्रव्यूह, ये हमने पढ़ाया हुआ था 2 नंबर वाले प्रश्नों को, ठीक है ना। 11 से 14 तक के चैप्टरों का नहीं देखे है ना, अभी शाम को ही आपको वीडियो मिला होगा, आप देखे होंगे, कल शाम को मिला था। तो अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप चैनल पे नाम जो लिखा गया है ब्रदर सर, उस पर क्लिक करेंगे ना तो ये वीडियो मिलेगा, आप जरूर इसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक को बताया गया है। चलिए जी, आज हम एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पे आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे एल्कोहल वास्तव में एल्कोहल इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल ऐसे लिखा जाता है, बट टाइपिंग में इस तरीके से एल्कोहल आता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं करना है। एल्कोहल ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एल्कोहल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर उनकी संरचना के आधार पर बताइए, ठीक है जी। चलिए जी, मतलब सिंपल सी बात कहें, प्राथमिक, एल्कोहल किसे कहते हैं, इसको परिभाषा उदाहरण दे देना है। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, इनको आपको स्पष्ट कर देना है, ठीक है ना। चलिए जी, अब आते हैं एक एक करके समझते हैं। जिन विद्यार्थियों को पहले से ये सभी टॉपिक याद हैं, पता है, उनके लिए खासकर ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कैसे? तो उनका ये वीडियो जो देखेंगे ना, तो उनसे इनका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो हैं, रिवीजन नहीं करते। चलिए जी, रिवीजन भी आप कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जब एल्किल, ठीक है ना, एल्किल हम कह सकते हैं या एल्काइल भी आप कह सकते हैं, नाम में कंफ्यूजन आप नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जब एल्किल या एल्काइल, तो जब एल्किल या हम कह सकते हैं एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, एल्किल कहें या एल्काइल, ऐसा भी मैं कह दे रहा हूं एल्काइल, ठीक है ना। ये नाम का फर्क है, दोनों बात वही कहा जा रहा है कि एल्काइल समूह या एल्किल समूह, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब एल्किल समूह, मतलब एल्किल समूह का मतलब क्या होता है, जैसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो जब एल्किल समूह के साथ, ये कोई एल्किल समूह है, तो जब कोई एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है, जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह है, ये क्या है, इसी को हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं, ठीक है ना। तो जब एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़े होते हैं ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, इसका एल्कोहल का सामान्य जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ROH होता है, ठीक है ना। ये इसका सामान्य स्ट्रक्चर है। अगर इस पर हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाएं, तो जैसे R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं, जैसे CH3 एल्किल समूह कोई ले लिए, इसके साथ OH, तो ये क्या है, हमारा एल्कोहल का ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल, ठीक है। दूसरा C2H5OH, तो 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल। इसी तरीके से और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि C3H7OH, ठीक है ना। तो ये क्या है, 3 एल्कोहल है, मेथ एथ प्रोपिल एल्कोहल कह देंगे, ठीक है ना। तो नाम भी मैं लिख दूं क्या, नाम भी लिख देते हैं क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, ये क्या है, प्रोपिल
एल्कोहल, ठीक है ना। अब इसी को चाहे इसको C2H5OH लिखे हैं, या इसी को चाहे ना तो CH3 और CH2OH भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको चाहे तो CH3CH2, ठीक है, और CHOH भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। CH3 3 2 5 2 7 ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। ये सब कैसे लिखा जाता है ये सब हमने पहले ही कवर करा दिया है। तो ये हो गया सबसे पहले एल्कोहल का परिभाषा, ये 3 आप एग्जांपल मोस्टली दे दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो सबसे पहले अभी तक तो हमने क्या बात किया है, अभी तक हमने एल्कोहल पर डिस्कस किया। अब हम आते हैं एल्कोहल के प्रकार पर। तो देखिए कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल के प्रकार, तो कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल जो होते हैं मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जी, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है प्राथमिक एल्कोहल, फिर से आता है द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा आता है तृतीयक एल्कोहल। ये 3 है जी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह, देखिए इसमें हमने लिखा है ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक कार्बन परमाणु का मतलब है कि जैसे कि जो R है ना, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है, इसके साथ OH जुड़ गया तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात अगर हम ये कहना कि एक R के साथ OH समूह जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। 2 R के साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है तो ये द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा, और 3 R के साथ, R मतलब एल्काइल समूह के साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है ये तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। तो यही बात कहा जाए, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल से जुड़ा होगा तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह है, मतलब हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह है, वो किसके साथ, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है ना, 2 कार्बन परमाणुओं से। ये R एल्काइल समूह का मतलब क्या है, इसमें 1 कार्बन हो गया, इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहेंगे जी, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल से हम इसको समझा देते हैं। एग्जांपल दे दें, ये तीनों आप समझ गए ना, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा प्राथमिक एल्कोहल, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा द्वितीयक एल्कोहल, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तृतीयक एल्कोहल। एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछते तो सिंपल सा आप ये लिख दीजिएगा, जैसे कि CH3OH या C2H5OH, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, प्राथमिक एल्कोहल के ही एग्जाम्पल हैं। चलिए जी आगे हम बढ़े, ठीक है। अब आता है द्वितीयक एल्कोहल। अब द्वितीयक एल्कोहल के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे द्वितीयक एल्कोहल का ये एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 CH और OH, 3 3 6 1 7 और 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल है। देख रहे हैं ना, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, या तो हम ऐसे लिख दें इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए ये हाइड्रोक्सी समूह है, वो 2 कार्बन परमाणुओं से, मोस्टली ये एल्काइल समूह वाले को हम देखेंगे, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो ये हम द्वितीयक एल्कोहल इसको कहेंगे। 1 2 3 3 है तो मेथ एथ प्रोपिल एल्कोहल इसको हम कहेंगे जी, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोपिल एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अगला आता है तृतीयक एल्कोहल। इसको हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि CH3 सॉरी यार CH3 OH,
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल, ठीक है ना। मतलब ये सभी एक कार्बन परमाणु 3 3 6 1 7, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 3 3 6 7 9 2 3, हाँ 1 3 2 5 3 7 4 9 होना चाहिए ना, 3 3 6 3 9, तो 4 कार्बन चाहिए ना, सॉरी CH3, अब फिर से C और ऊपर CH3 लिख देते हैं, नीचे CH3 और OH, ऐसा होगा जी, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है तो 9 हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन 4 कार्बन, मतलब C4H9 और OH, हाँ ये हो जाएगा। तो ये जो आपका हुआ ना, देख लीजिए यहाँ पर ये तृतीयक एल्कोहल है। देखिए हाइड्रोक्सी समूह है वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये 3 क्या है, ये 3 मोस्टली ये R, ये 3 क्या हैं, तो देखिए ये 3 क्या है, मोस्टली R है, OH है, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्सी समूह 3 एल्काइल या एराइल समूह से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कार्बन परमाणु भी कह सकते हैं नॉर्मली। तो यही बात है जी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है ना। नॉर्मली आपको परिभाषा लिखने के बाद ये एग्जाम्पल लिख लेना है, ठीक है। इसको मेथिल एल्कोहल, इसको एथिल एल्कोहल, इसको मेथ एथ प्रोपिल एल्कोहल, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनॉल कह देंगे, या ब्यूटेन एल्कोहल हम कह सकते हैं, ठीक है ना। नाम आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए समय थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बहुत सारे अभी टॉपिक को देखना है, कवर करना है। चलिए जी, तो हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। पहले में हमें ये पूछा गया था कि एल्कोहल किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, जो कि हमने यहाँ पर परिभाषा उदाहरण दे दिया था। दूसरे में हमें इसी में पूछा गया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर क्या होता है संरचना के आधार पर। देखिए संरचना भी हमने एग्जाम्पल सहित बना दिया है, ठीक है। अगला अब हमारा आता है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि लिखिए, इसका भौतिक और रासायनिक गुण व उपयोग लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि कितने बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदरवाइज मैं लिख सकता था यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग में नहीं लिखा गया है, बट ये बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन, इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए कह रहा है जब क्लोरोएथेन को, मतलब क्लोरोमेथेन को, जब क्लोरोमेथेन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। मेथिल एल्कोहल कैसे बनता है, मेथेन को लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं जी, सबसे पहली बात एग्जाम्पल से अब हम इसको बता देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्लोरोमेथेन को लेंगे, तो क्लोरोमेथेन का सूत्र होता है CH3Cl, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड हम कह सकते हैं। अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से देखिए ये इतना, ये प्रोडक्ट ये पहले बाहर निकल जाएंगे। इसको मैं वाइट से बता दे रहा हूँ, ये इतना बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। NaCl ये सबसे पहले बाहर निकलेंगे, तो वही NaCl लिख दिया। सोडियम क्लोराइड बनाकर ये लवण के रूप में बाहर निकल जाते हैं। बचा क्या, CH3 और OH बचा, तो ये हम लिख देंगे CH3OH। तो ये क्या बन गया, एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल। तो यही तो हमें सबसे पहली बात बनाना था ना, मेथिल एल्कोहल। तो ये क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये क्या है, क्लोरोमेथेन। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए जी, थोड़ा सा देखिए राइटिंग पे आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मेथिल एल्कोहल का भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अब इसका भौतिक गुण, तो यहाँ पे हमने लिखा है मेथिल एल्कोहल रंगहीन, ज्वलनशील व उदासीन द्रव होता है।
अब इसमें कोई भी समझाने वाला नहीं है। मेथिल एल्कोहल रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई भी रंग नहीं होता है। ज्वलनशील होता है, मतलब जलने लगेगा, और उदासीन द्रव होता है, ठीक है ना, इस पर कोई भी उदासीन द्रव होता है। अगला आता है इसका क्वथनांक जो होता है इतना होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस। अगला आता है मतलब इतने डिग्री सेल्सियस पे ये वाष्प में बदलने लगेगा। अगला आता है ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घोलेंगे घुल जाएगा। जल से हल्के होते हैं, ये जल से भी हल्का होता है। अगला आता है ये अत्यधिक विषैला होता है, मतलब ये इसको कोई अगर ये अत्यधिक विषैले का मतलब आप समझ ही रहे हैं ना, ठीक है। तो ये विषैला होता है, ये हमारे लिए हानिकारक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए ले लीजिए। चलिए जी, चलिए ले लिए होंगे ना। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या जाना, यहाँ तक बनाने की विधि, भौतिक गुण जाना है। अब रासायनिक गुण उपयोग बचा हुआ है तो वो भी हम देख लेते हैं, रासायनिक गुण। तो चलिए जी, अब यहाँ पे रासायनिक गुण देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया सोडियम से क्रिया, फिर से एसिटिक अम्ल से क्रिया और बेंजोइक क्लोराइड से क्रिया। ये तीन हम इसकी रासायनिक गुण है, देख लेंगे जी, ठीक है ना। चलिए जी, सबसे पहली बात हम सोडियम से क्रिया करा लेते हैं। तो मेथिल एल्कोहल को लेंगे और इसको हम सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही मेथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमको ये बनता है CH3ONA बनता है, ठीक है ना। और यहाँ से एक हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाता है, तो हाफ H2 के रूप में ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। एक कार्बन है ना, तो मेथॉक्साइड कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड। ये है मेथिल एल्कोहल, ये सोडियम, ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, जब मेथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराया जाता है सोडियम मेथॉक्साइड का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं जी, एसिटिक अम्ल से क्रिया। अब एसिटिक अम्ल से हम क्रिया करा देते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। देखिए इसकी क्रिया ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, देख लीजिए, इसको भी जान लेते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल का आपका सूत्र क्या होता है, CH3OOH, ये एसिटिक अम्ल है। अब इसको हम क्रिया कराएंगे मेथिल एल्कोहल से, CH3OH से क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ से दो चीज़ें बाहर निकलेंगी। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यहाँ से OH बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो दो हाइड्रोजन हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का मतलब दो हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन, H2O बनकर बाहर निकल जाता है। तो बचा क्या, CH3COO CH3 बचा। तो ये हम लिख देंगे CH3COO और CH3, यही ना बना जी। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मेथिल एसीटेट कहेंगे जी, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। ये क्या है, ये है एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये मैं इसको हटा दूं, अब चाहे छोड़िए रहने देते हैं, ठीक है ना, आपको समझने में स्क्रीनशॉट लेंगे समझे रहेंगे। अब आता है बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है ना। बेंजोइल क्लोराइड से हम इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है जी। तो बेंजोइल क्लोराइड से हम क्रिया कराएंगे तो कैसे करा देंगे, C6H5COCl। तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया, इसको हम क्रिया करेंगे मेथिल एल्कोहल से, CH3OH, मेथिल एल्कोहल से इसकी हम क्रिया करा देते हैं। तो नॉर्मली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे यही होगा कि देखिए यहाँ से फिर से एक ये क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा,
ठीक है ना। तो ये अगर निकलते हैं तो HCl के रूप में ये सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल गए। बचा क्या? C6H5, ठीक है। ये बचा तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा मैं कर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C6H5। ये बचा ना C6H5, CO बचा तो हम लिख रहे हैं CO, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है तो ये हम O लिख देते हैं। और फिर से ये CH3 भी बचा हुआ है तो ये CH3 हम लिख दिए, ठीक है। और ये जो HCl है, सॉरी, और ये जो HCl है उसको हमने HCl लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जी। जब बेंजोइल क्लोराइड मेथिल एल्कोहल से क्रिया करता है तो मेथिल बेंजोएट का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मेथिल बेंजोएट का निर्माण होता है, मेथिल बेंजोएट। तो मेथिल बेंजोएट का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल है। चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आते हैं उपयोग पे। उपयोग भी आप याद रखेंगे। सबसे पहला आता है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। रंजक और औषधियों के निर्माण में, रंजक मतलब रंगों, और औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। इत्र जानते हैं ना, परफ्यूम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगला आता है कार्बनिक विलायकों के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, अब हमारा तीसरा देखिए, ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा प्रश्न है। अगला आता है एथिल एल्कोहल के विचरण, ठीक है ना। विचरण की विधि और रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है एथिल एल्कोहल के विचरण की विधि। अब एथिल एल्कोहल की विचरण, ये मतलब बनाने की विधि हमें जानना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, दो विधियां यहाँ पे है। सबसे पहली बात, इसकी दो मुख्यतः हम विधियां बता रहे हैं। दो विधियां निम्न हैं। अब वो दो विधियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए सबसे पहली यहाँ पे एक विधि हमने लिखा है कि जब एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो जब एथिल हम ब्रोमाइड को लेंगे और उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल से हम बता देते हैं। सबसे पहली बात कह रहे हैं एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल का C2H5 और Br, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है ना। तो एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पे कह रहे हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgH हमने ले लिया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब जल अपघटन हम कराते हैं, इसका जल अपघटन हम कराएंगे तो क्या होगा? जब जल अपघटन हम कराएंगे ना तो यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से Ag निकलता है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से Ag बाहर निकलता है और यहाँ से Br ये बाहर निकलता है। मतलब अगर सच में कहें तो ये दोनों बाहर निकलते हैं, AgBr। तो ये AgBr, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड ये बाहर निकल जाते हैं। बचा क्या? C2H5OH बचा, तो यही हम लिख देते हैं C2H5 और OH, ये बचा। और इसी को हम क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है जी। एथिल एल्कोहल कहते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक, ले लिए होंगे ना। चलिए, दूसरा हमारा आता है कि जब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। अब हमारा ये दूसरा विधि है कि जब हम एथिल एसीटोट को लेंगे, हम इसको क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे,
चलिए देखते हैं जी, एथिल एसीटेट को लेते हैं। तो एथिल एसीटेट CH3CO, एथिल एसीटेट हो गया। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे NaOH के साथ। तो जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, समझिएगा बात को। यहाँ से ये टोटल ये इतना यहाँ से ये निकलते हैं और यहाँ से सोडियम निकलता है, ठीक है ना। तो CH3COO बचना है ना, तो यही हम लिख देंगे CH3COO। तो ये पहला हमारा प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा C2H5 और ये OH है तो ये बन जाता है C2H5OH। तो ये हमारा जो है यही क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये एथिल एल्कोहल का हमारा निर्माण यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। चलिए जी, तो हमारा यहाँ पे आप समझ गए हैं कि जब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो हमारे देखिए एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। दो हमने यहाँ पे विधियाँ है जिसका हमने उल्लेख कर दिया है, मतलब एथिल एल्कोहल की विचरण की विधि हमने बता दिया। अब हम जानेंगे रासायनिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए जी, इंपॉर्टेंट है। बेहतर जी। चलिए अब आता है एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यह रंगहीन और ज्वलनशील द्रव होता है। रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। ज्वलनशील होता है मतलब जल सकता है। अगला आता है इसमें विशिष्ट गंध होता है, ठीक है ना, इसमें एक विशिष्ट प्रकार का गंध होता है। यह स्वाद में तीखा होता है और यह उदासीन होता है। आशा करता हूँ समझ के होंगे, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। रासायनिक गुण, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला आता है दहन, मतलब जलाएंगे तो क्या होगा, सोडियम से क्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है ना। तो चलिए जी, ठीक है। C2H5OH, अब इसका हम दहन कराते हैं। तो दहन कराएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कराएंगे। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट आप थोड़ा सा रुकेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गणना कर रहा हूँ। C2H5OH, यहाँ पे कैसे ही बनेगा। यहाँ पे दहन करने पे दो चीज़ें बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक H2O बनता है, ठीक है ना। बट एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, कैसे बनेगा। चलिए जी, इसको थोड़ा सा दहन वाले को मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे हम इसको बता देंगे जी। चलिए, सोडियम के साथ क्रिया अगर कह रहा है तो देखिए C2H5OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल है। अगर सोडियम के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा जी, कुछ नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा कि सिंपल सी बात है, ये इतना मतलब केवल मात्र ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो इसको ऐसे तो हाइड्रोजन नहीं लिख सकते हैं, तो ½ लिख देते हैं। ½ को मतलब एक ही हाइड्रोजन। उसके बाद C2H5ONa है तो ये हम लिख देंगे C2H5ONa है तो ये हमने लिख दिया। सोडियम एथॉक्साइड हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। चलिए जी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है ना, नहीं याद रखें कोई फ़ायदा नहीं है देखने से, रिएक्शन ही है। जो सेक्शन जो एक है आपका केमिस्ट्री में, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2, बुक 2 भागों में डिवाइडेड है, आपको तो पता ही है। तो जो पार्ट 2 है ना, इसमें रिएक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब पार्ट 2 जो स्टूडेंटों को हार्ड लगता है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि रिएक्शन का 2-3 चीज़ें हैं बेसिक। पहली बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है ना तो फॉर्मूला आपको सभी का याद होना चाहिए कि मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें क्रिया करना है, तो सबसे पहले मेथिल एल्कोहल को ले लेते हैं, एथिल एल्कोहल C2H5OH को, ठीक है। और कोई भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा लेते हैं, तो हम C2H5MgBr ले लिए, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से मात्र एक यही होता है, देखिए ये यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये निकल जाता है इनके साथ, तो इनके साथ ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्रिया कर लेगा ना, तो सबसे पहला जानते हैं प्रोडक्ट C2H5O और फिर से MgBr बनता है। मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ से जाकर इस बीच में कूद जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल बात यही है। तो अब बचा क्या, C2H5 और H बचा ना, तो इसी को हम लिख देंगे C2 है तो C2 और H5 एक और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 5 1 6, तो C2H6 हम यहाँ पे लिख देंगे। और यही C2H6 को हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एथेन बन गया। तो जब भी हम एथिल एल्कोहल का हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एथेन का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। उपयोग भी यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है, कार्बनिक विलायकों के रूप में इसका उपयोग होता है, शराब बनाने में इसका उपयोग होता है, और मोटर और जहाज के ईंधनों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जी, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन को देखा, बहुत ही हमने डिटेल में एक्सप्लेन करके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उसको कवर कराए। फिर से अब जो यहाँ पे टॉपिक आ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फिनॉल बनाने के किन्हीं 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए फिनॉल, ये फिनॉल है, ठीक है ना, फिनॉल ही क्या लिखा जा रहा है, फिनॉल, ठीक है ना, फिनॉल है मतलब ये याद रखेंगे, फिनॉल। तो फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए 2 रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखिए। मतलब टोटल इस तरीके से ज़्यादा घुमाए ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब कह रहा है कि फिनॉल का आपको सबसे पहली बात फिनॉल बनाने की विधि लिख देना है, उसके साथ साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब आप लिख दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और जो ये हम शुरू से जब भी से टॉपिक स्टार्ट किए ना, प्रत्येक जो टॉपिक हमने अभी तक बताया है ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन है, इन सभी को याद रखेंगे। तो चलिए जी देखते हैं। सबसे पहला आता है फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए सबसे पहला आता है फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला में डायज़ोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा। तो सबसे पहले डायज़ोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए कह रहा है कि प्रयोगशाला में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो फिनॉल का निर्माण होता है। मतलब सबसे पहले प्रयोगशाला विधि हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फिनॉल में हम प्रयोगशाला में क्या कहते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम ले लेंगे, ठीक है ना, और उसको जल अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन हम करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहली बार। तो ये हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हो गया। और इसका जल अपघटन कराएंगे, ठीक है ना। देखिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हो गया और इसका जल अपघटन कराएंगे तो जल से हम क्रिया कराएंगे। अब किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। कह रहे हैं प्रयोगशाला में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल से क्रिया कराते हैं।
तो जब हम कराएंगे ना तो सिंपल से यहाँ से हमें ये मिलता है कि देखिए यहाँ से हमारे ये होता है, देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक H ये है, ये Cl से क्रिया कर लेता है तो HCl, ये सबसे पहली बात तो HCl के रूप में ये हमारा पहले बाहर निकलता है, HCl बाहर निकलता है। दूसरा ये नाइट्रोजन जो गैस है ये N2 के रूप में ये बाहर निकल जाता है और ये जो OH है ना ये नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है, जो बेंजीन के ऊपर, तो ये जो हमारा बेंजीन बना, ठीक है ना, इसके ऊपर OH समूह आ जाता है। तो ये जो हमारा बेंजीन के ऊपर OH आया यही क्या है, फिनॉल है, फिनॉल है, ठीक है ना। ये क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात आप समझ गए हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया कराते हैं, फिनॉल का निर्माण होता है। उसके साथ साथ HCl और N2 जो गैस है ये भी बाहर निकलते हैं। अगला आता है हेलोबेंजीन के जल अपघटन से। हेलोबेंजीन के जल अपघटन से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम जो फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी, समझिएगा। चलिए, हेलोबेंजीन मतलब सबसे पहले जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, उच्च दाब और 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो फिनॉल का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं जी। क्लोरोबेंजीन का मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, फिनॉल हम ले लेते हैं और इसके ऊपर ये Cl, तो क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन को हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ से Na निकलता है और यहाँ से Cl निकलता है, तो NaCl, सॉरी ये NaCl सबसे पहली बात तो बाहर निकल जाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गए तो बचा क्या, बेंजीन के ऊपर OH बचा, तो ये बेंजीन के ऊपर OH ये हम लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये NaCl, तो यहाँ पे ये जो हमारा बना ना ये फिनॉल बना। तो देखिए जब बेंजीन क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, बट याद रखेंगे दो यहाँ पे पॉइंट्स आपको याद रखना है कि उच्च दाब होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए और 320 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। तो उस समय पर ये जो बनेगा ये हमारा क्या होगा, फिनॉल होगा, फिनॉल का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, दो हमने विधि यहाँ पर बता दिया। आगे हम फिर से बढ़ेंगे जी, ठीक है जी, बेटर है। अब आता है औद्योगिक निर्माण की विधि। अच्छा, ये बात आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, प्रयोगशाला विधि द्वारा हम अधिक प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। पर हमें अधिक मात्रा में यदि फिनॉल चाहिए तो हम क्या करते हैं, औद्योगिक निर्माण की विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं राशिंग विधि, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं राशिंग प्रक्रम विधि। तो राशिंग प्रक्रम विधि में क्या होता है, सबसे पहले राशिंग प्रक्रम विधि में हम बेंजीन को लेते हैं। और राशिंग प्रक्रम विधि में देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजीन को लेंगे। बात को आप एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। ये बेंजीन ले लिए तो बेंजीन के 6 सिरों पर हाइड्रोजन होता है, एक हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि ये हमारा एक बेंजीन मतलब बेंजीन है ये। अब बेंजीन को हम HCl मतलब एक HCl हमने अम्ल ले लिया और इसको एक मतलब हाफ O2 की उपस्थिति में, हाफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसकी क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। और CuCl और FeCl, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में CuCl और FeCl3, ठीक है ना। तो CuCl और FeCl3 की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया कराते हैं, CuCl2 और FeCl3 की उपस्थिति में। तो जब हम इसकी क्रिया कराते हैं ना तो जानते हैं क्या होता है, यहां से सबसे पहले तो यहां पे मोस्टली हमारा जो बनता है वो देखिए, यहां से हमारा जो बनता है ना, देखिए क्या बनता है, समझिएगा। यहां से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये
एक ही तो ऑक्सीजन है ना, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब H2, 2 हाइड्रोजन का मतलब H2 और एक ऑक्सीजन है तो O, मतलब -H2 का मतलब ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, H2O जल के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो ये Cl है ये यहाँ पर बेंजीन के ऊपर आ जाता है, तो ये बेंजीन के जब ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर यदि Cl आ गया तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्लोरोबेंजीन। और जैसे ही हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं, तो ये तो बात आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, जैसे ही बेंजीन का जल अपघटन हम कराते हैं क्लोरोबेंजीन का, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये HCl आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो ये HCl मतलब HCl ये बाहर निकल जाते हैं, और ये जो OH है ये ऊपर बेंजीन के ऊपर ऐड हो जाता है, बेंजीन के ऊपर ये ऐड हो जाता है, तो ये जो बेंजीन के ऊपर OH हो तो इसी को तो फिनॉल कहेंगे ना, फिनॉल कहते हैं, तो फिनॉल का निर्माण हो गया ना। तो इस तरीके से होता है जी, ये क्या है, बेंजीन है। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात आप समझिएगा, जब बेंजीन की क्रिया HCl और हाफ O2 की उपस्थिति में मतलब क्रिया कराते हैं और उत्प्रेरक CuCl2 या FeCl3 की उपस्थिति मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होता है ना, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है, फिर से क्लोरोबेंजीन का हम जल अपघटन कराएंगे तब हमें फिनॉल का निर्माण होगा। ठीक है, अगला आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में याद रखेंगे कि फिनॉल जो होता है द्रव व निम्न गलनांक वाला ठोस पदार्थ होता है, मतलब फिनॉल जो होता है, फिनॉल ये द्रव अवस्था में और निम्न गलनांक वाला ठोस पदार्थ होता है। फिनॉल रंगहीन और विशिष्ट गंध वाला द्रव है, ठीक है ना, और ये वायु या प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होने के कारण गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देते हैं। फिनॉल को रख देंगे ना प्रकाश की उपस्थिति में तो गुलाबी रंग का या लाल रंग का दिखाई देगा। अगला आता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होने के कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है, मतलब फिनॉल का क्वथनांक जो है ना वो अधिक होता है, इसको गर्म करेंगे तो जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा, यही बात है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, भौतिक गुण भी हमने देख लिया। अब आते हैं रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण यहाँ पे हमारा देखिए, सबसे पहला आता है प्रबल क्षार से क्रिया। फिर से देखिए एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रबल क्षार से क्रिया देखेंगे, फिर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से क्रिया, जिंक से क्रिया और PCl5 से क्रिया। ठीक है जी, तो सबसे पहला आता है प्रबल क्षार से क्रिया, हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ठीक, देखिए प्रबल क्षार से हम क्रिया हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं फिनॉल को। फिनॉल को हम लेंगे तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH या बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये भी फिनॉल हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो फिनॉल को हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो प्रबल क्षार से क्रिया करा देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, तो जब हम फिनॉल को क्रिया कराते हैं ना तो देखिए क्या निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से OH निकलता है। तो सबसे पहली बात, तो जब ये क्रिया करेंगे तो ये H2O ये बाहर निकल जाएंगे, तो बचा क्या C6H5O बचा, तो ये हमारा सोडियम जो हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे क्रिया होती है जी। चलिए, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिया हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले फिनॉल को ले लेंगे C6H5OH को, तो ये फिनॉल है गया। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं, जैसे CH3MgBr। ठीक है ना,
तो CH3MgBr ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ से ये इतना बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ के 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो जब आपस में ये क्रिया करते हैं ना तो जो बनता है वो क्या बनता है समझिएगा, CH4 बनता है, मीथेन बनता है। CH4 3 कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन तो मीथेन बनता है। उसके बाद C6H5O, C6H5O, ठीक है ना, C6H5O और MgBr, तो ये क्या हो गया MgBr, ये हमारा बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, मीथेन बन गया। ये क्या है, मीथेन। अगला आता है जिंक से क्रिया, ठीक है ना। तो अब जिंक से हम क्रिया करा लेते हैं जी। तो फिनॉल को हम ले लेंगे, जाहिर सी बात है, फिनॉल हमने यहां पर ले लिया OH, ये फिनॉल हमने ले लिया। अब फिनॉल को हम जिंक से क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही कराएंगे तो यहां से देखिए ये जिंक जो है ना ये O से क्रिया कर लेगा, तो जिंक ऑक्साइड ये बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या, ये बेंजीन के ऊपर H बचा ना, तो बेंजीन मतलब इसके ऊपर H बच गया। तो हम जानते हैं बेंजीन के 6 सिरा है, एक ये सिरा है, ये 6 सिरा है ना, तो 6 सिरों पे हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है ना। तो बेंजीन जब फिनॉल को जिंक के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है, ठीक है ना, और जिंक ऑक्साइड भी मिलता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए जी, चलिए अगला आता है PCl5 से क्रिया। अब PCl5 से क्रिया कैसे करता है तो इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे हम फिनॉल को ले लेंगे, थोड़ा सा मैं इस तरीके से संरचना बना दे रहा हूँ, ये हमारा फिनॉल हो गया। अब फिनॉल को हम PCl5 से क्रिया करा देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब PCl5 से क्रिया कराते हैं, फास्फोरस कितना है 1 मात्रा में, क्लोरीन कितनी है 5 मात्रा में। तो देखिए क्या होता है रियलिटी में, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यहाँ पे भी एक बंद है, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये O हो गया और फिर से H हो गया, इस तरीके से बेंजीन के ऊपर OH है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे एक ये बंद टूटता है और ये भी बंद टूटता है, ये दोनों बंद टूटते हैं। और जैसे ही टूटेंगे ना तो होता ये है कि यहाँ पे देखिए 5 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन इधर जुड़ता है, 1 क्लोरीन इधर जुड़ता है, 2 क्लोरीन इधर उधर जुड़ गए, तो बचा क्या, 5 में से 2 इधर हो गए, तो 3 ही ना बचा। अब फास्फोरस है तो PCl3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है। अब बात को आपको समझने वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं, यह हमारा बेंजीन के साथ Cl बन गया, बेंजीन रिंग के साथ ये Cl जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन बन गया। उसके साथ साथ देखिए ये POCl3 बन जाएगा, तो हम लिख देंगे POCl3 बन गया। और उसके बाद HCl बन गया, तो ये HCl बन गया। तो ये हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर से अगला आता है इनका उपयोग, 4 उपयोग है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, औषधि और रंजकों के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और स्याही के संरक्षण में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए जी ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, केवल एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आप अभी इसको मैं थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ, समय मेरे पास बहुत ही कम है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो एक काम आप कर लीजिएगा, ये आप लिखिएगा डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ब्रदर सर, इतना लिखकर अभी तुरंत आप सर्च कर लीजिए। हमारी वीडियो हमने बनाया हुआ है इसी वर्ष का, तो इसको आप देख लीजिए। 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेंगे ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में अदरवाइज आपको
कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ लेते हैं तो ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच कि आप इस सर्च करके इसको जरूर आप पढ़ेंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वन शॉट का लिंक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री का, तो जाइए वहाँ पे क्लिक करके स्टडी कीजिए। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।